दोस्तों, कुछ वक्त पहले मैंने इंडोनेशियन हॉरर मूवी पैरा पेतीना पेंगिकुट इब्लिस का एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया था। उसी वक्त मैंने प्रॉमिस किया था कि जब इसका सेकंड पार्ट आएगा तो मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए ले आऊंगी। तो फाइनली इसका सेकंड पार्ट आ गया है। अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें असीह सिम्पाका का पास्ट दिखाया जाता है। असीह और कार्तो एक दूसरे से प्यार करते थे, पर कार्तो की माँ को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। कार्तो ने असीह से वादा किया कि वो उसके पास वापस आएगा और उससे शादी करेगा, पर एक दिन असीह को पता चलता है कि कार्तो की शादी उसकी माँ की पसंद की लड़की से हो रही है। असीह वो शादी रोकने जाती है, पर बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला किया, लेकिन इसी मोमेंट पर इब्लिस ने आकर उसे रोक लिया। वो उससे वादा करता है कि वो उसे एक बेहतर जिंदगी देगा, वो इस तरह जिंदगी से हार न माने। इब्लिस उसे ऐसी पावर देता है जिससे वो हर मर्द की डिजायर को सेटिस्फाई कर सके। असीह एक फेमस प्रोस्टिट्यूट बन जाती है और अब उसे फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इधर कार्तो की माँ के अचानक गुजर जाने के बाद कार्तो बहुत कर्जे में डूब गया है। उसके लिए अपना परिवार पालना भी मुश्किल हो गया है। वो जाकर असीह से मदद मांगता है और क्योंकि असीह के दिल में उसके लिए अभी भी बेइंतहा प्यार है तो वो उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। असीह के दिए पैसों से कार्तो अपनी गुलई शॉप खोलता है। उसका खाना गांव के लोगों को बहुत पसंद आता है और उसकी दुकान चल पड़ती है। उधर असीह कार्तो के बेबी की माँ बनने वाली है, पर वो नोटिस करती है कि कार्तो उससे फिर से दूर हो गया है और अपनी बीवी और बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड करता है। असीह का बेबी पैदा होने के बाद कार्तो उसके साथ और भी बुरा बर्ताव करने लगता है और उन दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे असीह की उम्र होने लगती है, वो बूढ़ी हो रही है और उसे अपनी खूबसूरती पर जो नाज था वो भी चूर चूर होने लगता है। अब उसके पास कस्टमर्स नहीं आते, किसी को उसकी परवाह नहीं और असीह को उसके साथ की बाकी यंग लड़कियों को देखकर जलन होती है, क्योंकि उसकी जगह कस्टमर्स उन्हें प्रेफर करते हैं। वो उस तवज्जो को मिस करती है जो उसे मिला करती थी। वो एक बार फिर से अपनी जिंदगी से थक चुकी है और अपने अपाहिज बेटे का ध्यान रखते रखते और भी एग्जॉस्ट हो चुकी है। अपनी जिंदगी से तंग आकर असीह एक बार फिर से अपनी जान लेने की कोशिश करती है, पर इस बार वो अपनी सोल इब्लिस को ऑफर करती है। इब्लिस इस डील के लिए राजी हो जाता है, पर वो कहता है कि इसके बदले में उसे अपने बेटे बुरास की कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि बुरास सारी की बहन निग्रम के कत्ल का जिम्मेदार था और सारी ने अपना बदला लेने के लिए इब्लिस से मदद मांगी थी। तो इस तरह वो असीह को मैनिपुलेट कर रहा है ताकि सारी की विश पूरी हो सके, साथ ही अपने अंदर की खून की प्यास को भी बुझा सके। असीह बुरास को मार देती है, जिससे उसकी सोल इब्लिस के हवाले हो जाती है और उसकी बॉडी के ऊपर डीमन का कब्जा हो जाता है, यानी कि वो असीह ही थी जिसने बुरास की पूरी स्किन निकाल ली थी। इस सब के बाद वो इब्लिस के कहे मुताबिक सारी के पास जाती है और यही सीन हमें पार्ट 1 में दिखाया गया था। सारी को भी इब्लिस का मैसेज मिल गया है, तो वो उसके कहे मुताबिक एक काली जादू का रिचुअल करती है, जिससे असीह फिर से पहले की तरह यंग और खूबसूरत हो जाती है और वो इसके बदले में सारी को बताती है कि कैसे डॉक्टर फ्रीडमैन ने बुरास के थ्रू निग्रम का मर्डर करवाया था और क्यों। सारी फ्रीडमैन के पास जाकर उससे अपनी बहन की मौत का बदला ले लेती है। ये हमने पार्ट 1 में देखा था। इस बीच असीह वापस अपने काम पर लग जाती है। यंग लड़कियां उसकी खूबसूरती से जेलस हैं और कस्टमर्स उसके दीवाने, पर उसे उसका यूथ एक बहुत बड़ी कीमत पर मिला है। अपने यूथ और खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए उसे लगातार इंसानी खून पीना होगा और इंसानी मांस खाना होगा, पर उसका ये राज जल्द ही गाँव वालों के सामने आ जाता है। वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर उसके अंदर के डीमन को कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल है। असीह उन सब गाँव वालों पर अटैक करती है जो उसके लिए खतरा है, पर वो मरने के साथ ही जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि इब्लिस ने उनकी बॉडीज को अपने कंट्रोल में ले लिया है और मुर्दा लोगों की आर्मी बना दी है। उनकी सोल्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। अब वो बस जिंदा लाशें हैं जिन्हें खून की प्यास है। अब क्योंकि असीह समझ चुकी है कि काले जादू से उसकी जिंदगी बदल सकती है, तो वो फिर से सारी के पास जाती है ताकि इस बार वो उसकी मदद से कार्तो को पा सके और इसके लिए उसकी बेटी सुमी को रास्ते से हटाना होगा। सारी भी इसके लिए राजी हो जाती है, क्योंकि उसे सुमी से बदला लेना है, क्योंकि उसने उसकी बहन की लाश को कब्र से निकालकर उसके मीट से गुलई बनाकर गाँव वालों को जो खिला दिया था। वो दोनों सुमी के घर पहुँचती हैं। उसी वक्त सुमी गाँव छोड़कर जाने की तैयारी कर रही थी और इसी सीन पर पिछली मूवी खत्म हुई थी। वो तीनों आपस में लड़ ही रही होती हैं कि तभी वहाँ इब्लिस आ जाता है। वो उनसे अपने आपसी झगड़े भूलकर उसके काम के लिए एक हो जाने को कहता है। उन तीनों को कोई अंदाजा नहीं है कि इब्लिस उन्हें अपने फायदे के लिए कैसे अपने जाल में फंसा रहा है।
तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है और इब्लिस कहता है कि हमारा दुश्मन आ गया। सुमी बाहर जाकर देखती है तो वहाँ एक राहगीर होता है। वो सुमी से वहाँ रुकने के लिए जगह मांगता है क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, तो ऐसे में सफर करना ठीक नहीं होगा। तब तक सारी और असीफ भी वहाँ आ जाते हैं। सारी उस लड़के को पीने के लिए पानी देती है जो कि अभिमंत्रित है, पर वो लड़का प्रेयर पढ़कर पानी पीता है जिससे उस पर उस पानी के जादू का कोई असर नहीं होता। सारी ये देखकर हैरान है और इब्लिस भी ये महसूस कर पा रहा है कि कोई बहुत ही ताकतवर पॉजिटिव एनर्जी गांव में आ चुकी है जो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब सुमी, सारी और असीह मिलकर उस लड़के पर हमला करती हैं और जैसे ही वो उनके सामने कमजोर पड़ता है, सुमी और सारी आपस में ही लड़ने लगती हैं क्योंकि सारी को तो हर हाल में अपना बदला चाहिए। इधर असीह कारतों की डेड बॉडी को वापस खोदकर निकालने लगती है। वो लड़का इस बीच मौका देखकर वहाँ से बचकर भाग जाता है। असीह कारतों के कटे हुए सर को धड़ से सिल देती है। डीमन के कहने पर सारी और सुमी फिलहाल अपना झगड़ा छोड़ देती हैं। सारी अपने घर आ जाती है तो असीह उसके काले जादू की मदद से कारतों को फिर से जिंदा कर लेती है। एंड ऑफ कोर्स अब वो पहले वाला कार तो नहीं है क्योंकि वो मर के जिंदा हुआ है, पर असीह फिर भी उसे वापस पाकर बहुत खुश है। फिर सारी सुमी और गांव वालों से बदला लेने के लिए एक रिचुअल करने लगती है ताकि सब मारे जाएं, पर उस लड़के की प्रेयर्स की वजह से उसका रिचुअल कामयाब नहीं होता। वो असीह से कहती है कि वो लड़का हमारे रास्ते का कांटा है, पहले उसे हटाना होगा। असीह उसे मारने निकल पड़ती है, पर रास्ते में उसे सुमी मिल जाती है जो उससे उसके फादर की बॉडी वापस मांगती है। असीह उस पर हमला कर देती है, पर तभी वो लड़का वहाँ आकर सुमी को बचा लेता है और असीह को वहाँ से भागना पड़ता है। सुमी उस लड़के से पूछती है कि वो कौन है और उससे क्या चाहता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। वो लड़का सुमी को बताता है कि वो उसका भाई अहमद है। ये सुनकर सुमी शॉक रह जाती है। अहमद बताता है कि बचपन में जब एक रात उनके पेरेंट्स आर्ग्यू कर रहे थे तो उनकी आवाज सुनकर वो नींद से जाग गया और उसने देखा कि कैसे उनके फादर ने उनकी माँ को मार डाला और उसे लगा कि उसके साथ भी यही होगा। उसने सुमी को जगाने की कोशिश की पर वो नहीं उठी, तो उसने अकेले ही घर से भाग जाने का फैसला किया। जंगल में भटकते हुए उसे एक नेक और रहमदिल आदमी मिला जिसका नाम ताकिब था। वो बहुत ही रिलीजियस था। उसने अहमद को पाल लिया और उसकी सोहबत में रहकर अहमद भी एक रिलीजियस इंसान बन गया। लेकिन जब वो वापस अपनी बहन से मिलने आया तो उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसका सामना ऐसी किसी शैतानी ताकत से होगा। उसकी प्रेयर से हर बार सारी का जादू फेल हुआ। उसकी सुमी को मारने की सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं। उस पर किए सारे स्पेल्स नाकामयाब रहे और अब इसीलिए सारी उसे भी मारना चाहती है। सारा सच जानने के बाद सुमी अहमद को वापस अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं अकेली रह गई। अगर तुम मेरे साथ होते तो शायद हालात इतने ना बिगड़ते, शायद मुझे डीमन की मदद ना लेनी पड़ती, पर अब तो मैं उसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी हूँ। अहमद कहता है कि अभी भी वक्त है, तुम मेरी सारी और असीह से लड़ने में मदद करो और इस गांव को डीमन से बचाओ। पर सुमी ऐसा करने से साफ मना कर देती है। उसे तो बस उस गांव से निकलना है। वो अहमद से कहती है कि उनके फादर की बॉडी असीह के पास है, वो उसे वापस हासिल करने में उसकी हेल्प कर दे। उसके बाद उसे सारी और असीह के साथ जो करना है करे, उसे फर्क नहीं पड़ता। अहमद मान जाता है। इधर असीह एक छोटी सी वेडिंग सेरेमनी कर रही है और उसने अपनी सास यानी कारतों की माँ और अपने बेटे दोनों की लाशों को खोदकर निकाल लिया है ताकि वो लोग भी उसकी शादी में शामिल हो सकें। उसी वक्त सुमी और अहमद वहाँ आ जाते हैं और यहाँ अहमद को पता चलता है कि सुमी ने ही कारतों को मारा था। उसे बहुत दुख होता है और वो सुमी से कहता है कि वो अपने पाप का प्रायश्चित कर ले, पर सुमी को पता है कि जिस रास्ते पर वो चल पड़ी है उस पर कोई प्रायश्चित नहीं है। उसे लगता है कि उसके पास एक ही लास्ट ऑप्शन है, इस गाँव को छोड़ना, तभी वो एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है। पर डीमन उसे इतनी आसानी से कहाँ जाने देगा। जब वो अपना सामान लेने अपने घर पहुँचती है तो उसे और अहमद को वहाँ अपनी मरी हुई माँ, फादर और दोस्त सेबर की स्पिरिट्स दिखाई देती हैं और ये सब सारी के काले जादू की वजह से हो रहा है, जिसका अंदाजा सुमी को भी है। सुमी और अहमद पर जादू का असर होने लगता है। वो चोक करने लगते हैं, पर अहमद प्रेयर पढ़ने लगता है जिससे सारी का जादू एक बार फिर से रिपेल हो जाता है। अब सुमी को एहसास होता है कि अहमद की डिवोशन में वो ताकत है जो सारी के काले जादू को रोक सकती है। उसे लगता है कि शायद उसका भाई सही कह रहा था, उसे बस सही रास्ते पर चलने की जरूरत है। पर तभी इब्लिस उसके पास आकर उसके कान भरने लगता है। वो कहता है कि तुम अपने भाई के लिए मुझे छोड़ना चाहती हो। ये कहाँ था जब तुम अकेली थी, जब तुम्हें इसकी जरूरत थी, उस वक्त मैं तुम्हारे पास था। तुम इस पर भरोसा नहीं कर सकती, ये बस तुम्हें यूज करना चाहता है। ये सब सुनकर सुमी का सारा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस टूट जाता है और इब्लिस उस पर हावी हो जाता है।
सुमी अपने भाई पर हमला कर देती है, पर वो प्रेयर पढ़ने लगता है, जिससे सुमी डीमन के कब्जे से बाहर आ जाती है। वो अहमद से मदद मांगती है कि वो उसे गाइड करे। अहमद वादा करता है कि वो उसकी मदद करेगा, पर पहले उन्हें किसी तरह सारी और असीह तक पहुंचना होगा। सुमी को एक आइडिया आता है। वो अहमद को बंदी बनाकर असीह के पास ले जाती है और उससे कहती है कि वो अपने भाई को उसे सौंपने को तैयार है। सुमी को पता है कि असीह के अंदर इंसानी खून की प्यास है, वो उसका ऑफर रिजेक्ट नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो अहमद को जख्मी करके लाई है। अहमद के खून की स्मेल से असीह का मन मचल जाता है। इब्लिस उसे आगाह करता है कि ये बस एक ट्रैप है, पर असीह खुद को रोक नहीं पाती और बाहर चली जाती है। वो जैसे ही अहमद की गर्दन पर अपने दांत गड़ाने वाली होती है, अहमद एक चाकू निकालकर उसे स्टैब करता है, पर उसकी बॉडी में इब्लिस एंटर कर जाता है। अहमद को लगा था कि इससे असीह मर जाएगी, पर अब उसे अंदाजा होता है कि जो डीमन उसे कंट्रोल कर रहा है उसकी वजह से असीह को इस तरह मारना पॉसिबल नहीं है। इधर इब्लिस एक बार फिर सुमी को अपने कब्जे में ले लेता है। अब अहमद को सिर्फ असीह से ही नहीं, अपनी बहन से भी लड़ना है। उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं जब सारी वहां आकर अपने जादू से गांव के सभी मुर्दा लोग जो ज़ॉम्बी बन गए हैं उन्हें वहां बुला लेती है। सब एक साथ अहमद पर हमला बोल देते हैं, पर तभी अचानक वहां ताक़िब आकर जोर जोर से प्रेयर पढ़ने लगता है, जिससे डीमन और काले जादू से पोसेस बॉडीज दर्द से तड़पने लगती हैं। इब्लिस अब असीह की बॉडी में नहीं रह सकता, क्योंकि चाकू के घाव की वजह से वो कमजोर हो गई है। उसे ताक़िब की प्रेयर से लड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉडी की जरूरत है, तो वो सारी की बॉडी को पोसेस कर लेता है। अब अहमद और ताक़िब दोनों साथ में प्रेयर पढ़ने लगते हैं, जिसकी पावर और इंटेंसिटी को इब्लिस बर्दाश्त नहीं कर पाता और सारी का शरीर छोड़कर चला जाता है। सारी भी चुपचाप उठकर जंगल की ओर भाग जाती है और असीह भी वहाँ से निकल जाती है। सुमी होश में आती है तो उन दोनों के बारे में पूछती है। अहमद कहता है कि वो दोनों यहाँ से भाग गई। सुमी अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती है। अहमद और ताक़िब उसे अपने साथ ले जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। होपफुली सुमी का फेथ स्ट्रॉन्ग रहेगा और अब वो फिर कभी इब्लिस के झांसे में नहीं आएगी। पर अगर मूवी का थर्ड पार्ट बना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अहमद और सुमी एक साथ सारी और असीह को हरा पाएंगे और शायद ताक़िब भी उनकी मदद करे इब्लिस से लड़ने में और उस गांव को उस सब मुसीबत से बचा लिया जाए जो इब्लिस सारी और असीह वहां ला सकते हैं, वरना इब्लिस ना जाने कितनी सुमी सारी और असीह बना डालेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।